नमस्कार दोस्तों, आम्रपाली दी अनटोल्ड स्टोरी के 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, जून 2015 तक ये बात साफ हो चुकी थी कि आम्रपाली के सारे प्रोजेक्ट्स में काम बंद हो चुका है। तो उसके बाद हमारी ग्राउंड पे मूवमेंट्स काफ़ी बढ़ गई और हमने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और हम तकरीबन हर 15 दिनों में अलग अलग जगहों पे मिला करते थे और अपनी स्ट्रैटजी पे चर्चा किया करते थे कि आगे जाने का रास्ता कैसे होगा। अब जब बिल्डर ने काम करने से मना कर दिया है तो ऐसे में हम आगे क्या करें, हमारे पास और क्या रास्ते हैं। तो दोस्तों, हम मिलते रहें और इस पे काफ़ी चर्चाएं होती रही और इसी सिलसिले में हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से भी हमने कई बार मुलाकात की। वहाँ पे डेलीगेशन ले गए और अपने डिमांड्स उनके पास रखे कि हमारे प्रोजेक्ट में काम बंद हो गया है और चूँकि सारे प्रोजेक्ट की ओनरशिप अथॉरिटी पे है और यदि बिल्डर ने काम बंद कर दिया है तो ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें बंद पड़े प्रोजेक्ट्स में आगे का रास्ता कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, ये सारी बातें चल रही थी। मुझे याद है कि 2015 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था तो उस समय आम्रपाली की तरफ से कई महीनों से किसी भी तरह की कोई खबर नहीं आई थी। इनफैक्ट जितनी भी खबरें आती थी वो सारी की सारी मतलब वायर्स को डिस्करेज करने वाली खबरें थी, जैसे कि अनिल शर्मा का किसी क्रिमिनल केस में फंसना, उसका अंडरग्राउंड होना और आम्रपाली की अंदर की बहुत सारी कहानियाँ कि कैसे उन्होंने बायस के फंड से अय्याशियाँ की, कैसे उन्होंने महंगी लग्जूरियस गाड़ियाँ खरीदी और कैसे उन्होंने अपना एक आम्रपाली मीडिया का एक कंपनी बनाया जिसमें उन्होंने कई फिल्में बनाने की कोशिश की, कई गाने वगैरह उन्होंने शूट किए और इसमें काफ़ी पैसे उन्होंने जाया किए। इस तरह की सारी खबरें हम तक पहुंच रही थी और माहौल काफ़ी नेगेटिव सा हो गया था। तो इसी बीच आम्रपाली की ओर से ये खबर आई कि उन्होंने एक नया मिशन कंप्लीशन का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अनिल शर्मा के कई इंटरव्यू फेसबुक पर भी आए और उन्होंने अखबार में इस बारे में कहा भी कि हमारे आम्रपाली ग्रुप के अंदर काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। उन्होंने ये नहीं बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम किस वजह से है, क्योंकि जब बायस ने अपनी सारी पेमेंट टाइम से दी और तकरीबन 90-95% पेमेंट दे दिया तो आखिर वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे हो गई। खैर, उन्होंने जो कहा मैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने ऑफिशियली ये माना कि अभी आम्रपाली ग्रुप में काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल संकट है, तो इससे उबरने के लिए वो बायस की मदद चाहते हैं और चूँकि उनकी मंशा हमेशा से यही रही है कि जो बायस जिन्होंने अपने पैसे आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में लगाए उन्हें अपना घर मिले, तो उन्होंने मिशन कंप्लीशन में ये प्रस्ताव रखा कि जिन बायस का भी जो बाकी पेमेंट है वो बाकी पेमेंट वो एक मुश्त में दे दें ताकि कुछ फंड इकट्ठा हो जाए, लिक्विडिटी आ जाए और ये काम शुरू हो सके। दोस्तों, ये बड़े आश्चर्य की बात थी क्योंकि तकरीबन कुछ एक प्रोजेक्ट को छोड़ के सारे ही बायस ने ऑलमोस्ट 80% से लेके 95% पेमेंट दे दिया था। तो इसमें मिशन कंप्लीशन के नाम पे बाकी पेमेंट देने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि दोस्तों मोस्टली जो पेमेंट टर्म्स होते हैं बुकिंग के समय उसमें अलग अलग पेमेंट की ऑप्शन होती है। तो एक CLP होता है जिसमें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्लान होता है और एक डाउन पेमेंट का ऑप्शन होता है
और बाकी दूसरे जो बैंक्स वगैरह से जो लोन लेने की बात होती है वो भी एक्चुअली सीएलपी पेमेंट के अंदर ही आता है। हालांकि उन्होंने सबवेंशन की भी स्कीम निकाली थी, मगर ये सारी पेमेंट सीएलपी के अंदर आती है। मगर ये दोनों पेमेंट में ये ऑप्शन रहता है कि 5% पेमेंट उसी समय दी जाती है जब बिल्डर की ओर से पोजीशन का ऑफ़र दिया जाता है। और अब आम्रपाली ग्रुप की ये मांग कि बायर्स अपनी 5% पेमेंट भी दे दें, ये गले के नीचे नहीं उतर रही थी। और चूँकि आम्रपाली और इसके सीएमडी मिस्टर अनिल शर्मा की विश्वसनीयता एकदम ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए बायर्स के लिए यह विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। इनफैक्ट मुझे याद है जब ये मिशन कंप्लीशन की कवायद की गई थी तो मैं उस समय पटना साहिब गुरुद्वारा में बैठा हुआ गुरुवाणी सुन रहा था। और उसी समय एक बायस की जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके प्रेसिडेंट का मुझे पर्सनली फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि आम्रपाली ग्रुप की ओर से इस तरह से मिशन कंप्लीशन का प्रस्ताव है और ये मीटिंग फ़लाना तारीख को है। तकरीबन मुझे लगता है शायद मार्च या अप्रैल 2015 की बात रही होगी। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं उस मीटिंग में आना पसंद करूंगा। मैंने कहा भाई मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी दिल्ली के बाहर हूं, तो मेरा आना संभव नहीं होगा। मगर मैं अपनी पूरी नज़र रखे हुए था कि मिशन कंप्लीशन क्या वाला है। मुझे भी नोटिफिकेशन आया, वही सौरभ थे अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेल भी किया कि सर आपका जो बाकी पेमेंट है आप दे दें। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई ये 5% पेमेंट ही तो मुझे देना है। इनफैक्ट 5% ही नहीं, क्योंकि 1% TDS देने के बाद मुझे 4% ही देना था। तो मेरी टोटल पेमेंट 96% पेमेंट हो चुकी थी। तो मैंने कहा आप कौन सी पेमेंट मांग रहे हैं, बाकी ये पेमेंट तो देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जबकि ओरिजिनल जो एग्रीमेंट आपके साथ बनाया है उसमें जब 5% पोजीशन के समय देने की बात है तो आप वो टर्म्स एंड कंडीशन कैसे यूनिलैटरली ब्रेक कर सकते हैं। तो मेरी ओर से तो कुछ बनता नहीं। तो इसके बाद सौरभ ने कोई फ़ोन नहीं किया, लेकिन ये बात साफ़ हो चुकी थी कि मिशन कंप्लीशन के नाम पे आम्रपाली का एक नया हथकंडा है बायर्स के पैसे निकालने का। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें चल रही थी और इनफैक्ट उस समय हमारी 2 मीटिंग हुई थी। एक मीटिंग का मुझे ख़ास करके याद है, वो आम्रपाली के टावर नंबर 3 में हुई थी और वहाँ पे एक बेसमेंट में वहाँ वो मीटिंग थी और वहाँ हाई राइज़ के और हमारे ड्रीम वैली विला के भी बायर्स आए हुए थे। उस दिन मुझे ख़ास करके याद है हमारे विला से कम 20-25 बायर्स थे। और उस मीटिंग में जाने के पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमें क्या करना है, और अनिल शर्मा खुद आके एड्रेस करने वाले थे बायर्स को, और हाई राइज़ के भी वहाँ बायर्स आए हुए थे। दोस्तों मीटिंग शुरू हुई और मैंने देखा अनिल शर्मा अपने ब्रदर इन लॉ के साथ और उनके साथ 4-5 उनके बॉडीगार्ड्स थे, वो उसके साथ वो आए और उसके बाद मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग शुरू हुई थी, काफ़ी शोरगुल हुआ क्योंकि बायर्स काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी दुख थे, काफ़ी क्षुब्ध थे और उनके मन के अंदर बहुत सारा गुबार था। तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते थे और अनिल शर्मा अपनी वही पुरानी कहानी दोहरा रहे थे कि उनकी इंटेंशन सही है, वो बायर्स के साथ सहानुभूति रखते हैं, मगर अभी चूँकि आम्रपाली के अंदर सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो बायर्स का सहयोग चाहते हैं। ऐसी जो रटी रटाई जो स्पीच होती है वैसा ही बोल रहे थे और बायर्स को उनकी किसी भी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, ये साफ था। और बार बार वो मीटिंग में डिस्ट्रप्शन हो रहा था क्योंकि लोग आगे बढ़ के कुछ न कुछ बातें कर रहे थे। मैंने भी मौके का फ़ायदा उठाया और क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं जिस तरह से मीटिंग चल रही है कब ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी और कब ये आदमी यहाँ से उठकर चला जाएगा। तो कम से कम मुझे जब तक मैं हूँ और जब तक ये अनिल शर्मा है, मैं कम से कम अपनी बात पूरी कर दूँ।
तो मैंने उठकर कहा कि देखिए ठीक है, आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ड्रीम वैली 1 विला प्रोजेक्ट से हूं और हमारे प्रोजेक्ट से ये सबसे छोटा प्रोजेक्ट है। आपके जितने भी प्रोजेक्ट नोएडा या ग्रेटर नोएडा में, उसमें ये सबसे छोटा प्रोजेक्ट है। 350 के करीब आपको यूनिट्स बनाने हैं और बायस ने 95% पेमेंट दे दिया है। यदि आप अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी गुडविल बने, क्योंकि अभी आम्रपाली की जो इमेज है वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर चली गई है। कोई भी आपके प्रोजेक्ट को दूर से भी छूना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे में आप क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे और क्या उम्मीद करेंगे कि आपके जो खाली बचे हुए यूनिट्स हैं उसमें दूसरे बायर्स इन्वेस्ट करें। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी प्रोजेक्ट में काम की शुरुआत करें और लोगों बायर्स को आप फ्लैट्स की डिलीवरी देना शुरू करें। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव एक न्यूज़ की तरह काम करेगा। ये बात सही है कि इसमें हमारा भी फ़ायदा है, लेकिन इसमें हमसे ज़्यादा आपका फ़ायदा। हमें तो आपका घर मिलेगा, मगर आपको आपकी खोई हुई प्रतिष्ठा और खोया हुआ गुडविल मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझता हूँ। सो आप विला से हैं, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। क्योंकि दोस्तों दरअसल उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, तो उन्होंने मुझे इस तरह से सोचा कि जवाब दे के मैं बच जाऊँ। हालांकि एहसास मुझे भी था, मगर ठीक है, वहाँ पर दूसरे भी बायर्स थे हाई राइस के। मैं चुप हो गया और फिर बाकी बाद में दूसरे बायर्स ने अपनी बात कही। और दोस्तों ये मीटिंग तकरीबन पौने घंटे तक चली। उसके बाद वो अचानक खड़े हो गए और वहाँ से जाने लगे। मुझे याद है हमारे साथ मिस्टर अजय शर्मा थे जिन्होंने बाद में बुकिंग की थी, जिनकी बुकिंग शायद 2014 या 15 में हुई थी और वो काफ़ी बड़ी लॉगिन प्राइस पे उन्होंने खरीदी थी। पांडे जी भी थे और भी कोई सज्जन थे। उनको वो शायद अनिल शर्मा से अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं थे, तो उनको बड़ा विश्वास था कि शायद वो कुछ न कुछ विला का रास्ता निकलेगा। मैंने उनको साफ कहा कि ये आदमी एक नंबर एक ठग है, 420 है, मैं इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। और आप देखना, इसने जो कहा है बाद में बात करने के लिए कोई बात नहीं करेगा, ये भाग जाएगा। और दोस्तों बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो अचानक उठ के वहाँ से जाने लगे और मैं उनके पीछे पीछे गया और भी दूसरे बायर्स गए और वो लिफ्ट के सामने हम आके खड़े हो गए और मैं उनसे पूछने ही वाला था कि बीच में बॉडीगार्ड आ गया। दोस्तों उस समय तो वाकई मेरा मन किया कि मैं इस आदमी की पिटाई करना शुरू कर दूँ, मगर ठीक इन वक्त पे वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो उनके बॉडीगार्ड से एस्कॉर्ट करते हुए उसे अंदर ले गए। तो दोस्तों वो मीटिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद एक और मीटिंग जिसका मुझे जिसमें मैं पार्टिसिपेट किया था, वो काफ़ी बड़ी मीटिंग थी दोस्तों। और उस मीटिंग का काफ़ी प्रचार भी हुआ था और इनफैक्ट वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के इंटरवेंशन से और उनके सजेशन से, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव था। आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट के बायर्स लगातार उनसे संपर्क में थे और उन्होंने खुद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के नए जो सीईओ आए थे, नई सरकार बदली थी और उन्होंने ये वायदा किया था कि हमें पता है आम्रपाली के जो बायर्स हैं वो काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं और पिछले 5-6 सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम वहाँ पे रुके हुए प्रोजेक्ट्स में काम शुरू कराएंगे। और इसी क्रम में उन्होंने सारे अथॉरिटीज़ के सीईओ और मेजर जो ऑफिशियल्स हैं उनको चेंज किया था और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के भी नए सीईओ आए थे और हमें उम्मीद थी कि शायद कुछ होगा। उन्होंने काफ़ी शुरू में काफ़ी तेज़ी दिखाई और कई नोटिफिकेशन भी दिए और उन्होंने हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर किया जिस दिन बायर्स अपनी डेलीगेशन लेके उनसे जाके मिल सकते थे और अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर सकते थे। तो शायद उन्हीं की इनिशिएटिव थी कि उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की जिसमें अनिल शर्मा आए हुए थे और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स भी थे, गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे और सारे ही प्रोजेक्ट के वहाँ पर पहुँचे थे। मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा, मगर मुझे लगता है ये शायद अगस्त 2015 में ये मीटिंग हुई थी दोस्तों। और उस मीटिंग में
वो तकरीबन वो 1.5-2 घंटे तक मीटिंग वो चलती रही और काफ़ी शोर शराबा हो रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। इनफैक्ट जब अनिल शर्मा ने बोलना शुरू किया तो कई बार लोगों ने उसमें इंटरप्ट किया और उनकी बात काटने की कोशिश की। इनफैक्ट मैंने भी उनको इंटरप्ट किया और मैंने उन्हें साफ साफ बोला कि आप एक नंबर के चोर और ठग आदमी हो, आपकी किसी बात का विश्वास नहीं किया जा सकता है। अभी तो यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी में आप आए हो, मगर यदि आपके पुलिस की सिक्योरिटी आपके पास नहीं रहती है तो बाइस जो है ना आपकी बोटी बोटी काट डालते हैं। मैंने ऐसा कहा दोस्तों, और सब लोगों ने सुना, क्योंकि मेरे दिल के अंदर भी काफ़ी गुबार था और मैं ये कहना चाहता था। और ये आदमी मेरे सामने बैठा हुआ इतनी सारी झूठी कहानियाँ बोल रहा था, तो मैंने कहा, और अनिल शर्मा को मैंने देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था क्योंकि वो मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में देख के ये बात कही थी और वाकई मैंने जो कहा था मैं वैसा कर देता। लेकिन दोस्तों, एक परिवार वाले आदमी की बहुत मजबूरियाँ होती हैं। मेरी अपनी बच्चियाँ थी, उनको पालना है, उनको आगे बढ़ा के एक अच्छा इंसान बनाना है। हम आम आदमी हैं, सारे काम अपना करते हैं ऑनेस्टली, सरकारी जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ है, हर चीज़ भरते हैं। एक ईमानदार और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। मगर जब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो हमारे अंदर भी काफ़ी आवेश होता है, हमारे अंदर भी काफ़ी गुस्सा होता है, क्रोध होता है, लेकिन बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं जो हमें जकड़े रहती है और हम बहुत चीज़ करना चाह के भी नहीं कर सकते हैं। मगर दोस्तों, ये बात सही है कि मैं वाकई उसको देख के काफ़ी गुस्से में था और मैं कुछ भी कर सकता था। खैर, ये तो दोस्तों मेरी अपनी बात हुई। तो उस मीटिंग में उसने बाकायदा एक टाइमलाइन ऑफिशियली उसने इशू किया जो 4-5 पेजेस का था। उसमें उसने माना कि किस प्रोजेक्ट की डिलीवरी वो कैसे देंगे। हमारे ड्रीम वैली के बारे में भी उसने कहा कि हम इसका काम अगस्त सितंबर में शुरू करेंगे और अगले 2 से 2.5 साल, यानी कि अगस्त 2015 से ले तो मतलब 2017 के अंत तक वो सारी डिलीवरी दे देंगे। तो मुझे भी वो टाइप्ड सीट मिली, लोगों ने उसकी फ़ोटोकॉपी ली। मैंने वो पूरी की पूरी टाइप सीट ही अपने पास रख ली, आज भी वो मेरी फाइल में पड़ी हुई है। मगर दोस्तों, ये तो एक और झूठा वादा था। ये सिर्फ अथॉरिटी के प्रेशर से बचने के लिए अनिल शर्मा का एक दिमाग की नई साजिश थी, तो होना कुछ भी नहीं था। और ये समय बीतता गया और ग्राउंड पे एक्चुअली वाकई कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इस बीच हमने वहाँ अपने साइट पे कुछ गतिविधियाँ देखी और हम वहाँ तो अक्सर जाते ही रहे थे। तकरीबन हर संडे को हमारा रूटीन था कि सबसे पहले हम वहाँ पर साइट विज़िट करेंगे और वहाँ कुछ टाइम वहाँ पर बिताएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, और उसके बाद ही हम घर वापस आते थे। तो उस समय मुझे याद है अगस्त सितंबर 2015 का वो महीना रहा होगा। वहाँ हमने कुछ एक्टिविटीज़ देखी। ऐसा लगा कि जैसे कुछ विलास के अंदर काम हो रहा है। तो वाकई हमने देखा, वाकई काम हो रहा था और ये काम बहुत हैफाज़त तरीके से हो रहा था। उन्होंने जो आप यदि ड्रीम वैली साइट के अंदर जाएंगे तो आप घुसते ही ए टाइप के विलास आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे अंदर जाने के बाद दाईं ओर की तरफ जो विंग है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा वो टावर है, बट वहाँ पे 2-3 विला के अंदर वो काम हो रहा था। इनफैक्ट लोगों ने उसकी तस्वीर फेसबुक पेजेस में भी डाली थी और ये ऐसा माना था कि शायद हो सकता है कि आम्रपाली ने जैसा कहा वहाँ ड्रीम वैली के अंदर वो काम की शुरुआत कर दी। हमने पता करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ये काम करने का जिम्मा सौंपा गया है। उनका एक साइट ऑफिस भी था जहां उनका एक सुपरवाइज़र था। हमने वहां उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कोई जैन है करके, और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट आम्रपाली की तरफ से मिला है और ये काम पूरा करेंगे। और उसने अपनी टाइमलाइन बताई कि कैसे पहले हम 199 विला कंप्लीट करेंगे और उसके बाद दूसरे चरण में हम बाकी विला कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वाकई काम हो रहा था और ये हमारी समझ से परे था कि बिना किसी जानकारी के, बिना किसी बायस के साथ मीटिंग की, ये अचानक काम कैसे शुरू हो गया।
खैर वो काम शुरू हो गया, जिसकी हकीकत हमें बाद में पता चली कि आखिर वो काम क्यों शुरू किया गया था। वहाँ पे हमारी मुलाकात कुछ आम्रपाली के रिप्रेजेंटेटिव से हुई। इनफैक्ट एक मीटिंग मुझे याद है, वहाँ सेक्टर 62 में उनके कॉरपोरेट ऑफिस में उनके मार्केटिंग डायरेक्टर मिस्टर मोहित गुप्ता से हुई। मोहित गुप्ता इस पूरी जालसाजी में अनिल शर्मा के पूरे सबसे बड़े साथी थे, और ये उनके दिमाग की ही उपज थी कि कैसे कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके बायस को बेवकूफ़ बनाना है। मोहित शर्मा की बात करूँ तो ये बहुत ही धूर्त और बहुत घटिया ही किस्म का आदमी मुझे लगता था, क्योंकि धूर्तता और ये घटियापन जो है वो दोस्तों आप लाख कोशिश करें वो आप छुपा नहीं सकते, वो आपके चेहरे पे आता है। और मोहित गुप्ता को मैंने पहली बार देखते ही मैं समझ गया था कि ये बहुत ही घटिया, लालची और धूर्त किस्म का आदमी है। खैर, मोहित गुप्ता ने एक मीटिंग के दौरान ये कही थी कि जैसा कि हमारे सीएमडी ने कहा है कि हमें प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें मैं बायर से सहयोग चाहूँगा। तो उसमें बायर्स ने आपत्ति की थी, बोला था कि आपने हमारे सारे पहले पैसे का तो क्या किया हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने जितने पैसे दिए थे उसमें ये सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाने चाहिए थे, तो अब हमसे आप किस तरह का सहयोग चाहते हैं। तो इस पे मोहित गुप्ता ने कहा था कि हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके जितने एलिगेशन है वो सही है और मैं मना नहीं करता। तो इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको हमारे ऊपर किसी तरह से संदेह करने की गुंजाइश नहीं हो। और उसने एस्क्रो अकाउंट की बात की थी। उसने कहा था कि एक एस्क्रो अकाउंट होगा और उसमें पैसे डाले जाएंगे, और उसमें जो सिग्नेटरी होंगे वो केवल आम्रपाली के ही ऑफिशियल नहीं होंगे, बल्कि बायर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। और जब काम शुरू होगा तो उसका पूरा अप्रेजल हम और आप और जो भी यहाँ डेवलपर है वो सब मिल के करेंगे। और जब जिस काम के लिए पैसे दिए जाने हैं वो जब प्रूफ हो जाएगा, तभी उस एस्क्रो अकाउंट से वो पेमेंट रिलीज़ की जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही कोई अच्छी खबर थी, मगर उस समय किसी भी तरफ से कोई खबर आ नहीं रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि ठीक है, अब यदि इस तरह का ऑफ़र आया है तो इस पे आगे क्या हो सकता है, कम से कम ठीक है, बातचीत करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में हमारी ड्रीम वैली 1 के प्रोजेक्ट की तरफ से 3-4 मीटिंग्स हुई। इन सारी मीटिंग में तकरीबन 8-10 लोग हम जाते थे, और वहाँ मोहित गुप्ता और उनके साथ एक और उनके साथी थे, वो आया करते थे, और इस पर हम चर्चा किया करते थे। लेकिन ये बात साफ था कि ये एस्क्रो अकाउंट के लिए जो मोस्टली जो मेजॉरिटी ऑफ बायर्स थे वो तैयार नहीं थे, और हमारी भी विश्वसनीयता उसमें नहीं थी। और इनफैक्ट एक मीटिंग जब हुई जिसमें मोहित गुप्ता भी आए हुए थे, और जिस बिल्डर को काम करना था, कोई जैन साहब थे करके, और कोई जैन बिल्डर थे, वो भी आए हुए थे, और उनसे आमने सामने हमारी बातें हुई। और हमने बहुत सारे उनसे सवाल पूछे कि भाई क्या आपको अंदाज़ा भी है कि ये रुके हुए जो अभी जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसमें कितने पैसे की आवश्यकता है और आपको कितने पैसे मिलने हैं, तो आप ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा करेंगे। तो दोस्तों, उस समय जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि इसको प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तकरीबन हमें 75 से 80 करोड़ लगेंगे, और हमें पैसे भी तकरीबन जो बायर से रिसीवेबल्स है उतना ही मिलेगा। जबकि हमारा हिसाब बिल्कुल अलग था। हमारे हिसाब के अनुसार जो रिसीवेबल्स आने थे वो 45 से 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं थे। तो हमने कहा कि आपने ये कैसे ये हिसाब लगाया है जिसमें बायर्स की तरफ से आपके 90-95 या जो भी आप रकम बता रहे इतनी आनी है, क्या आपने मतलब जो आपने मन मुताबिक आपने कुछ उस पर इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर लिया है, क्योंकि इन दोनों अमाउंट्स में काफ़ी फ़र्क है। तो दोस्तों, इसका कोई जवाब नहीं था, और भी सारी बातें हुई कि कैसे वो काम की शुरुआत करेंगे और कैसे उनकी डिलीवरी की टाइमलाइन क्या होगी,
और बाद में जो प्रोजेक्ट यदि पूरा हुआ तो अथॉरिटी कैसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देगी, आदि आदि, प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, इसका कोई भी जवाब नहीं था। तो दोस्तों, ये जो उनका एस्क्रो अकाउंट का बनाने का जो प्रपोज़ल था वो भी बिल्कुल टाए टाए फिस हो गया, और फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं था। और दोस्तों, उसके बाद हम सीरियसली इस बात पे चर्चा करने लगे कि अब हम ज़मीन पे इतनी सारी चर्चाएं करने के बाद, अथॉरिटी में भी अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के बाद, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज़, यूपी गवर्नमेंट के यहाँ भी अपनी डेलीगेशन ले जाने के बाद, इतने सारे पब्लिक प्लेसेस में प्रोटेस्ट करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा है, काम की शुरुआत नहीं हो रही है। इनफैक्ट आम्रपाली से भी इतनी मीटिंग के बावजूद भी कुछ हल सामने नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हमारे पास अब विकल्प बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और हम सीरियसली प्लान कर रहे थे कि अब हमें लीगल कोर्स अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कैसे हमारे लीगल ऑप्शन की शुरुआत हुई और कैसे हमने अपनी लीगल फाइट शुरू की। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड टेक गुड केयर ऑफ योर्स एंड स्टे सेफ। थैंक यू।